इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट के वॉर जोन से ये बहुत बड़ी खबर है। यमन में इजराइल ने भीषण हमले को अंजाम दिया। सना में इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। 20 से ज्यादा जगहों पर हुई बमबारी की अब एक तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखाएगा, क्योंकि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और खबर इसलिए जरूरी क्योंकि अब इजराइल ने यमन को जिस तरीके से दहला दिया है, उसकी एयर स्ट्राइक की ही एक तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे, जहां सना में इजराइल ने कैसे इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है, कौन कौन सी जगहों पर इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया गया। एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी। फिलहाल पहली बड़ी खबर है ये, जहां 20 से ज्यादा जगहों पर बमबारी की गई है। गौरव, तो इजराइल ने यमन की राजधानी में एक बहुत बड़ा हमला किया है। तस्वीरें इसकी गवाह हैं। ये ग्लोबल एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपके सामने। ये प्रेसिडेंट पैलेस पर इजराइल का हमला, और ये जो आग की लपटें हैं, ये जो धुएं का गुबार है, ये बता रहा है कि इस वक्त कितना बड़ा हमला इजराइल ने सना में किया है और राष्ट्रपति भवन पर किया है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब आपने सीरिया की तस्वीरें देखी होंगी, जब राष्ट्रपति भवन पर, रक्षा मुख्यालय पर, मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हर जगह बम बरसाए थे इजराइल ने। और अब सना पर हूती लगातार इजराइल को निशाना बनाता रहा है। हमने देखा था जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था हमास और इजराइल के बीच, तब भी सुरभि हूती की तरफ से मिसाइलें और रॉकेट दागी जा रही थी। अब जो बमबारी को अंजाम दिया गया है, जिस बात का मैंने जिक्र किया, 20 से ज्यादा जगहों पर बमबारी, उसमें सबसे बड़ी खबर यही है कि सीधे हमले को अंजाम देते हुए प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया गया। यही एक और सबसे बड़ी खबर, क्योंकि यमन के राष्ट्रपति भवन पर हमला और इजरायली वायुसेना ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। जहां देखिए किस तरीके से यमन में हुए इन हमलों के बीच ये एक बहुत बड़ी खबर है। यमन के राष्ट्रपति भवन पर हमले को लेकर यह खबर, और इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक को अंजाम देते हुए सीधे प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। और जिस बात का गौरव आप जिक्र कर रहे थे, साफ है इजराइल जिस तरीके से लगातार प्रॉक्सीज को टारगेट करता आया है, हमास के खात्मे के साथ साथ अब बहुत बड़ी खबर है कि कैसे सीधे यमन पर हमलों को अंजाम दिया गया। और केवल प्रेसिडेंशियल पैलेस ही इसकी जद में नहीं आए हैं, ऑयल डिपो इसकी जद में आए हैं, बिजली घर इसकी जद में आए हैं। कई भवनों को इजराइल ने सना में निशाना बनाया है। ये तस्वीरें हम आपको, दो तस्वीरें देखिए, 20 से ज्यादा जगहों पर बमबारी, यमन के राष्ट्रपति भवन पर हमला। ये दो एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये बता रहा है कि इजराइल ने अपनी वायुसेना को खुली छूट दी है सना पर हमले की, और यमन की राजधानी सना इजराइल के हमलों से दहल गई है। ये तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी सना में, उसका दिल दहल गया होगा। ये तस्वीरें जिसने भी देखी होंगी यमन में और मिडिल ईस्ट में, उसने समझ में आ गया होगा उसको कि इजराइल ने कितना बड़ा हमला इस वक्त कर दिया है सना में। सना यमन की राजधानी है। यमन जहां पर हूती की अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है और एक तरफ यमन की सरकार भी उनको सपोर्ट करती है। लिंक ईरान से भी जुड़ता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, ये जो सबसे पहले तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रही हैं कि सना को दहला कर रख दिया है इजराइल ने। अब सना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इजराइल ये कहता रहा है कि ईरान, हूती, हमास और हिजबुल्लाह इन प्रॉक्सीज को लगातार फंड कर रहा है, उनको मदद दे रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना ने यमन में तबाही मचाई है, ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग, सना के दक्षिण पश्चिम इलाकों में बमबारी की है। एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, सुरभि धुएं का गुबार कितने ऊपर तक, और एक भीड़ भाड़ वाले रेजिडेंशियल इलाके में ऐसा लगता है कि हमला किया गया है। हालांकि बड़ी बात यह है गौरव, अभी तक की जो खबरें सामने आई हैं उससे साफ है कि कैसे इजराइल ने टारगेटेड अटैक किए हैं, जिसमें बड़ी बात आपने बताई कि प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ऑयल डिपोज को टारगेट किया गया है, पावर स्टेशंस को टारगेट किया गया है, जिससे साफ है कि इजराइल ने सीधे यमन में सना को टारगेट करते हुए जिस तरीके से इस ऑपरेशन की शुरुआत की है, उसमें टारगेटेड अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त एक ये बहुत बड़ी खबर है कि कैसे इजराइल ने इन हमलों को अंजाम देते हुए सना के दक्षिण पश्चिम इलाकों में बमबारी की है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि 20 से ज्यादा जगहों पर हुए हमले की एक एक तस्वीर आपको अब TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां यमन में इजराइल ने भीषण हमलों को अंजाम दिया है। हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं गौरव, और साथ ही खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। उनका परिचय आप दें उससे पहले एक मैं क्विक अपडेट मेरे सहयोगी मनीष से लेना चाहूंगी। मनीष, अब क्या ये मान लिया जाए कि सीधे यमन को टारगेट करते हुए, हूथी को टारगेट करते हुए इजराइल ने एक और ऑपरेशन की शुरुआत कर दी? देखिए 48 घंटे बाद इजराइल की तरफ से ये बदला लिया गया है। शुक्रवार को जब
हूती विद्रोहियों ने पहली बार, इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था तेल अवीव को टारगेट करके, और उसमें क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि पहली बार हूती विद्रोहियों ने एक ऐसे मिसाइल का इस्तेमाल किया था जो ना केवल प्रतिबंधित है, बल्कि 12 दिन के इजराइल ईरान जंग में 2 बार ईरान की तरफ से उस मिसाइल का हमला किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल के पूरे डिफेंस सिस्टम में इससे सनसनी मच गई थी, तहलका मच गया था। आईडीएफ को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर करना पड़ा कि आखिरकार हूती के पास ये मिसाइल आई कहां से, कि वो मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल थी और जिसमें क्लस्टर बम रखे हुए थे, और ताकि ज्यादा से ज्यादा जनधन की हानि हो इजराइल में। और हालांकि इजराइल ने पूरी ताकत के साथ उसको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी काफी नुकसान हुआ था। तो उसके तुरंत बाद इजराइल की सरकार ने फैसला लिया कि अब समय आ गया है हूती विद्रोहियों पर कार्रवाई करने की, और आज 48 घंटे के बाद आईडीएफ की तरफ से ये भीषण कार्रवाई की गई है, जो टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। बड़ी बात कही कि इजराइल और 48 घंटों के अंदर ये इजराइल का बदला है। इजराइल का बदला कैसे है ये आपको हम बता रहे हैं, मनीष बता रहे हैं। 2 और खास मेहमान देखिए यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी एज डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार के तौर पर जुड़ चुके हैं, इनसे भी बात होगी। लेकिन पहले एक बड़ी खबर, यमन में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है, हूती के 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। तस्वीरें खुद गवाह है कि कितना भीषण है ये हमला। हूती के मिसाइल डिपो को निशाना बना। एक और तस्वीर आइए देखिए, एक और तस्वीर इजराइल के अटैक की, ये आपके सामने सना से आ रही है। प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ऑयल डिपो, बिजली घर और रेजिडेंशियल इलाके, किसी को भी बख्शा नहीं है इजराइल ने यहाँ पर, क्योंकि हूती ने उसके ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसका यहाँ पर बदला लिया है इजराइल ने कुछ इस तरह से। जनरल कुलकर्णी, योर कमेंट सर, क्या आपको लगता है ये इजराइल का बदला है या उससे कहीं आगे? मेरे को लगता है इजराइल का बदला है। जैसे मनीष बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जिस प्रकार से यमन से हूथियों ने हमला किया इजराइल के ऊपर, और खासकर मार्च से लगातार तकरीबन 76 मिसाइल और तकरीबन 23 ड्रोन को लेकर के जो हमला इजराइल के ऊपर, चाहे उन्होंने इंटरसेप्ट किए, डिस्ट्रॉय किए, लेकिन नुकसान जरूर हुआ है इजराइल में। और उसके कारण ही जिस प्रकार से लगातार रेड सी के अंदर हूथी भी रेफ्यूजीज को लेकर के इधर उधर कुछ न कुछ खुरापाती शुरू की उनकी, उसको लेकर के उन्हें लगा कि ऐसे कैसे हुआ कि ईरान ने हूथियों को इस तरीके की मिसाइल दी है। इसके लिए जो पलटवार किया है इजराइल ने, मुझे लगता है जबरदस्त नुकसान, इसे कोई शक नहीं। प्रेसिडेंशियल हाउस हो, पावर स्टेशन हो, उनके ऑयल इंस्टॉलेशन हो, उन सबको नुकसान पहुंचा है। और सना जो उनकी राजधानी है, उसको नुकसान पहुंचाना बहुत जरूरी था इजराइल को। जबकि जिबूती में एक नेवल बेस है, और वो इस नेवल बेस में सिर्फ नॉर्मल नहीं, अमेरिका भी है, चीन भी है, फ्रांस भी है, जापान भी है, हमारी भी शिपें जाती हैं। इतना नजदीक जिबूती बेस होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से यमन जो है, यमन को इस्तेमाल करते हुए हूथी इजराइल के ऊपर हमला करता है। तो ये जरूर पलटवार है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, लेकिन संजय भारद्वाज सर, आपके पास आऊं उससे पहले ये एक और अपडेट, क्योंकि हूथी के कई ठिकानों पर आईडीएफ ने हमलों को अंजाम दिया है और अल नहादीन बेस समेत कई ठिकानों पर बमबारी। हालांकि लगातार आ रही हैं तस्वीरें जिससे साफ है कि कैसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों को टारगेट करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। कई अलग अलग ठिकानों पर बमबारी हुई है, जिसमें इजराइल ने सना में न सिर्फ ऑयल डिपो और पावर स्टेशन बल्कि प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी टारगेट किया है। फिलहाल ये एक और बड़ी खबर है, जहां आईडीएफ ने अलग अलग हूथी के ठिकानों पर भी हमलों को अंजाम दिया है और अल नहादीन बेस समेत कई ठिकानों पर हुई बमबारी को लेकर जो पैटर्न इस वक्त अपनाया गया है गौरव की, जहां पर फिलहाल आईडीएफ की तरफ से टारगेट अटैक किया गया है, जिससे साफ है कि कैसे सना को दहला दिया गया है और सना में ही हूथी के अलग अलग ठिकानों को जिस तरीके से अटैक करते हुए, बमबारी करते हुए, एयर स्ट्राइक करते हुए उड़ा दिया गया है, उसकी ये लेटेस्ट तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि जिस स्तर पर इस वक्त संजय सर ये ऑपरेशन चल रहा है, किस पैटर्न को अपनाते हुए आपको लग रहा है इजराइल इस वक्त इन ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा है? हालांकि मनीष ने ये साफ तौर पर बता दिया कि ये बदला है। देखिए, इसमें साफ बात है कि अभी इजराइल बिल्कुल डिफेंसिव मूड में नहीं है, बिल्कुल ऑफेंसिव है। और जिस तरीके से ये नॉन स्टेट वायलेंट एक्टर्स हैं, जिसमें जो जायदी सियाह हैं, बेसिकली हूथीज जो हैं, दे आर सपोर्टेड बाय इजराइल। तो इजराइल के जो ये सॉरी सपोर्टेड बाय ईरान, नॉट ईरान से समर्थित है।
और जिस तरीके से देखिए एक बात मान के चलिए, ईरान से सीधा सीधा लड़ाई है, लेकिन जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, ये चाहे हिजबुल्लाह है, हुती है, हमास है आज के दिन, और खासकर जब सिया कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक कांस्टेंट थ्रेट है इजराइल के लिए, ना केवल इजराइल के लिए, पूरा रेड सी, पूरा जिस तरीके से हुती ने अमेरिकन शिप्स को भी अटैक किया बीच में, तो ये एक सस्टेनेबल एक कन्फ्रंटेशन इसमें देख रहे हैं। तो इसको खत्म करना एक अपनी ऑफेंसिव स्ट्राइक के माध्यम से, वो हुती को भी जिस तरीके से हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करने का जो एक इजराइल स्ट्राइक कर रहा है, वैसे ही हुती को भी वो टारगेटेड वो खत्म कर रहे हैं। और जो उनके लॉजिस्टिक्स हैं, जिस तरीके का सपोर्ट है, चाहे वो उनका एयर बेस है या आप उनके जो एनर्जी और जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी अटैक किया गया। तो मान के चलिए कि इजराइल पूरे मूड में है कि जो थ्रेट मिडिल ईस्ट में, चाहे वो हिजबुल्लाह से हो, हुती से हो या ईरान से हो, उसको बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म करने का पूरा अपना एक ऑफेंसिव स्ट्राइक किया हुआ है। ठीक है प्रोफेसर भारद्वाज, आप रहिए हमारे साथ। आपने बड़ी बात कही है कि इजराइल डिफेंसिव मूड में नहीं है, इजराइल ऑफेंसिव मूड में है, और जो भी उसके खिलाफ यहां पर आएगा उसको बर्बाद करने के मूड में है इजराइल, और वो तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, हुती के हमलों का इजराइल ने बदला लिया है। एक साथ 30 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है इजराइल ने, और राष्ट्रपति भवन जब उसने हमला कर दिया तो बाकी क्या बचता है। राष्ट्रपति भवन पर भीषण बमबारी की है। इजरायली हमले के बाद दिखी है आग की ऊंची ऊंची लपटें, और वो लपटें बता रही है कि कितना भीषण हमला है ये। मनीष झा हमारे साथ बने हुए। मनीष, बदला लेकिन कुछ बड़े स्तर पर। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि मैं ये कहता हूं कि इजराइल और प्रॉक्सी के बीच की जो जंग है, उसमें जब हम बदला की बात करते हैं तो ये सवाल उठता है कि ये कुछ वैसा ही सीन है जैसे मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, कि पहले किसने किस पर अटैक किया, पहले इसने इसको मारा या उसने इसको मारा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि आज की जो कार्रवाई हुई है, जो एयर स्ट्राइक हुई है, चूंकि आपने अभी प्रेसिडेंट पैलेस का जिक्र किया, तो मैं एक और बात कह दूं, जो आईडीएफ की तरफ से हमें जानकारी मिल रही है अभी, उसके मुताबिक इजरायली अथॉरिटी ने इस स्ट्राइक के समय यह सावधानी बरती थी कि प्रेसिडेंट पैलेस को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन प्रेसिडेंट पैलेस के कंपाउंड में ही जो मिलिट्री फैसिलिटी है, उसको निशाना बनाया गया। तो आप सोचिए कि किस कदर सटीक निशाना लगाया गया कि प्रेसिडेंट पैलेस को नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ठीक उसी कैंपस में बने जो मिलिट्री फैसिलिटी है, उसको टारगेट किया गया। मनीष, एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हुती ने बैलिस्टिक मिसाइल से जिस तरीके से इजराइल को सीधे टारगेट किया था, क्या इजराइल ने इन हमलों के जरिए उसे ये साफ संदेश दे दिया है कि ये महज शुरुआत है? क्योंकि बहुत प्रिसीजन के साथ गौरव जिस तरीके से अटैक हुआ, उसमें एक और बड़ी खबर इस वक्त मनीष बता रहे, टारगेट प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स नहीं था, बल्कि प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में ही उसी प्रेमाइसेस में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर थे जिन्हें टारगेट करते हुए इजराइल ने इन हमलों को अंजाम दिया है। इसलिए यही तस्वीर अब हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि यमन विध्वंस अब हुती का अंत, क्या इसकी ये शुरुआत है? क्योंकि अभी फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो एक बार फिर से हम आपको बता दें, TV9 आपको उन हमलों की तस्वीर दिखा रहा है जो अभी अभी इजराइल ने सीधे सना में हमलों को अंजाम देते हुए पावर स्टेशंस, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। गौरव, बिल्कुल, और यमन पर इजरायली हमले के बाद ईरान में खौफ है। सर्वोच्च नेता खामनेई ने अपना भाषण बीच में रोक दिया, भाषण बीच में छोड़कर सुरक्षित जगह पर चले गए खामनेई वैसे आई थे बहुत दिनों बाद उस सुरंग से बाहर जहां वो इजराइल के हमले के बाद चले गए थे, लेकिन अब वो बीच में ही अपना भाषण छोड़कर एक बार फिर से सुरक्षित जगह पर चले गए। मनीष, इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, वो जो संबोधित कर रहे थे, उसके बाद हो सकता है कि उनका संबोधन खत्म हो गया हो। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, बहुत ही क्रोनोलॉजी को देखिए, एक पैटर्न है। पहले गाजा पर अटैक किया गया, फिर लेबनान पर किया गया, फिर सीरिया पर किया गया, फिर यमन पर किया गया है। मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि बहुत जल्दी ईरान और इजराइल की जंग का पार्ट 2 हो सकता है, और असली मकसद है ईरान के साथ जंग करना। ईरान ने भी उसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ईरान डर गया है या ईरान के सुप्रीम लीडर डर गए, हरगिज नहीं डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि 12 दिन की जंग में वो नहीं हारे थे। इजराइल को उन्होंने करारा जवाब दिया था, और इजराइल को इसलिए भी ये जंग करनी है क्योंकि सितंबर का महीना आ रहा है, और सितंबर के महीने में खास क्या है, सितंबर के महीने में संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा की बैठक होगी, उस दौरान बहुत सारे देशों ने तय किया है
कि वो फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के तौर पर एक मान्यता देने जा रहे हैं, जो इजराइल को मंजूर नहीं है। और इसीलिए इजराइल ने पहले गाजा में कार्रवाई की, फिर लेबनान में कार्रवाई की, फिर वो सीरिया में कार्रवाई की और अब यमन पर कार्रवाई हो रही है। जाहिर है यमन पर कार्रवाई के लिए उनके पास एक लॉजिक है, लेकिन ये कितने उन्होंने बदला एक्सटेंट लिया तक है। और बढ़ लेकिन सकता है, ये इस वक्त लड़ाई एक बहुत चलेगी बड़ा ईरान सवाल तक है ताकि मनीष, फिलिस्तीन क्योंकि को एक और कहीं से भी तस्वीर मान्यता दिखाना ना मिल चाहूंगी सके, जहां आईडीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय हुती के समुदाय बेबस हो ऑयल जाएगा। डिपो पर भी बमबारी की है। मनीष, एक सेकंड के लिए आपको रोक रही हूं, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिससे साफ है कि आईडीएफ ने कैसे इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। इस लेटेस्ट ऑपरेशन की वो तस्वीर जिसमें हुती के ऑयल डिपो पर बमबारी और 10 से ज्यादा ऑयल डिपो पर आईडीएफ का ये हमला। देखिए तस्वीर, 2 बिजली संयंत्रों को भी यहां टारगेट किया गया और धमाके के बाद मची इलाके में अफरा तफरी, क्योंकि आग का ये गुबार दूर दूर तक नजर आ रहा है। जहां सना में ही हुती के अलग अलग ठिकानों पर कैसे आईडीएफ ने इन हमलों को अंजाम दिया। फिलहाल आपको बता दें, हुती के ऑयल डिपो पर बमबारी की ये तस्वीर है जहां 2 बिजली संयंत्रों को निशाना बनाया गया। अब कुलकर्णी सर, सवाल यही, ये और सिचुएशन किस लेवल तक इग्नाइट हो सकती है? क्योंकि इजराइल ने जिस प्रिसीजन के साथ इस वक्त हमलों को अंजाम दिया है, जाहिर सी बात है हुती भी इसको वापस अटैक करते हुए सीधा, क्या आपको लगता है कि अब इजराइल को टारगेट करने की हिमाकत करेगा? देखिएगा सुबी जी, मकसद ये है कि अगर आप देखें इजराइल का प्लान क्या है। सदर्न लेबनान में जिस प्रकार से हिजबुल्लाह बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहा है, तो कंप्लीट लिटनी रिवर के बिल्कुल नॉर्थ में, यानी कि सदर्न लेबनान के ऊपर पूरा कब्जा। तो उस वक्त साइमल्टेनियसली जो गाजा में हो रहा है, जिस प्रकार से लगातार नॉर्दर्न गाजा से 10 लाख 12 लाख जो फलस्तीनी रेफ्यूजी है वो किधर जा रहे हैं? राफा की तरफ। राफा में क्या कर रहे हैं? इजिप्ट 40,000 सैनिक लगा के बैठी है तो ये फलस्तीनी उनके देश में ना है। और यहाँ पर हुदियों ने सोचा यमन को बर्बाद करने के लिए हुदी वहां है, और हुदियों ने सोचा कि ये मौका है कि इजराइल के ऊपर दबाव डाला जाए। उनको ये नहीं मालूम था कि जिस प्रकार से पलटवार करेगा इजराइल, और अब मौका है इजराइल को कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ हुदीज इन यमन। और साना जो उनका कैपिटल है उसको लेकर के, और आप देख रहे हैं किस तरीके से विध्वंसक, यानी कि मैं कहूंगा कि टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ उनके ऑयल डिपो, उनके पावर स्टेशन और उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनके राष्ट्रपति भवन में, उनको टारगेट करना, ये साफ दर्शाता है कि इजराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। क्लियर मैसेजिंग टू ईरान कि आप दखल अंदाजी करोगे तो यही आपका भी हाल होगा, आप इससे दूर रहिए। नेतन्याहू ने इजरायली ऑपरेशन को लाइव देखा है, वॉर रूम में बैठकर ऑपरेशन को देखा है नेतन्याहू रक्षा मंत्री कार्ड्स और आईडीएफ चीफ ऑफ वॉर रूम में मौजूद रहे। आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ वॉर रूम में मौजूद थे। इजरायली वायुसेना ने हुती के ठिकानों को निशाना बनाया है, तो पूरी तरीके से नजर रखी गई इस ऑपरेशन पर। इंश्योर किया गया कि जो टारगेट्स हैं उनको हिट किया जाए, और जो सुप्रीम लीडर हैं और जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बैठकर इस ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। उनके जो आईडीएफ के चीफ, और तस्वीरें आ गई, देखिए ये वही तस्वीर है जब सना में इजराइल की सेना बम बरसा रही थी, तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने अधिकारियों के साथ और अपनी टीम के साथ बैठकर उसको लाइव देख रहे थे। और वो उस चेहरे की वो जो भाव भंगिमा है, जो गंभीरता है, वो बताता है कि कितना गुस्सा है अंदर जब हुती से बदला लेना है उस वजह की। हालांकि ये फिलहाल ये तस्वीरें भी दिखा दें जो इस बात का आप इस वक्त गौरव जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये मिलिट्री हेडक्वार्टर है तेल अवीव का, जहां पर आप देख रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स और आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर, जो कि पूरे ऑपरेशन को किस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। और फिलहाल यही रिपोर्ट्स भी लगातार सामने आ रही है कि जिस दौरान सना को टारगेट किया जा रहा था, ये 2 तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं, कई भवन और कई इमारतों को जिस तरीके से टारगेट किया गया, क्या ये एक मौका दिया खुद हुती ने कि इजराइल अब पूरी तरीके से एस्केलेट करते हुए जबरदस्त ऑपरेशन को अंजाम इस वक्त हुती और यमन के खिलाफ चला रहा है? संजय भारद्वाज सर। जी देखिए सुरभि, 2 बातें हैं। पहली बात की ये बात नेतन्याहू ने साफ साफ कर दी कि वो पूरा प्लान के साथ एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ में ये जितने भी स्ट्राइक्स हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह पे किए, हुती पे किए, ईरान पे किए, बहुत स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप वो दे रहे हैं। कोई किसी तरीके का लीडरशिप क्राइसिस और डायरेक्शंस लेस कहीं पे भी इजराइल पे कोई स्ट्राइक नहीं हुआ। शुरू में निश्चित रूप से उनको सेटबैक लगा था जब इनिशियली हमास ने वो किया, लेकिन ये बात साफ साफ है कि जो हुती है, हुती बेसिकली जो जायदी रिवाइवलिस्ट एक पॉलिटिकल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है।
और ये 1990 से स्ट्रांगली इजराइल के खिलाफ, या आप ये कहिए कि शायद को बरकरार करने के लिए ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन में ये काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये बात इजराइल जानता है कि अगर जिस तरीके से ये वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स अगर एक साथ ईरान के साथ आते हैं तो इजराइल के लिए हमेशा के लिए एक टेंशन है, एक सिरदर्द बना रहेगा। तो जो जिस तरीके का स्ट्राइक किया है, और आप ये देखिए कि चाहे वो मिलिट्री बेसिस हैं, चाहे वो ऑयल उनके डिपोज हैं, या बाकी बिल्कुल एकदम प्रेसिडेंशियल हाउस के बिल्कुल बगल में उन्होंने जिस तरीके से सोच समझ के टारगेटेड स्ट्राइक किया है, तो ये बात मान के चली कि इजराइल पूरे मूड में है कि इस थ्रेट को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना। और मुझे लगता है कि जब तक ये कंप्लीट टारगेट अचीव नहीं करेगा इजराइल, चाहे वो गाजा में हो, चाहे वो हूती या हिजबुल्लाह या ईरान, जब तक पूरा एलिमिनेट नहीं करेगा ये पीछे हटने वाला नहीं है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस बात को समझ रही है कि जिस तरीके से नेतन्याहू एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ में इस वायलेंट जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको खत्म करने में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से एक सपोर्ट भी है अमेरिका का। प्रोफेसर भारद्वाज, बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन क्या इतना आसान है हूती को पूरी तरह से खत्म करना? क्योंकि ये बड़ी कोशिश इजराइल की रही है पहले भी। मैं आता हूं आपके पास। यमन के आसमान में सिर्फ इजरायली फाइटर जेट दिख रहे हैं। ये बड़ी खबर देखिए, हूती के 50 से ज्यादा ठिकानों पर विध्वंसक हमला किया इजराइल ने। इजरायली लड़ाकू विमान तबाही मचा रहे हैं। तो हूती के 50 से ज्यादा ठिकानों पर हमला, सना के आसमान में केवल इजरायली फाइटर जेट, तबाही ही तबाही इजरायली लड़ाकू विमानों ने मचाई है। और गवाह उसकी ये तस्वीरें हैं, कैसे धुएं का गुबार, आग की बड़ी बड़ी लपटें, ये सब बता रही हैं कि इजराइल ने बड़े प्लान तरीके से, इजराइल ने बहुत सोच समझकर पिन पॉइंटेड अटैक अपने टारगेट्स पर किए हैं और उनका असर यहां पर दिख रहा है। और पूरी मॉनिटरिंग हुई है, वो चाहे प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे वो बिजली घर हो, चाहे वो ऑयल डिपो हो। ये मैसेजिंग है इसमें। क्योंकि मनीष मुझे बताइए, हूती के ठिकाने 50 से ज्यादा ठिकाने समझ में आते हैं, लेकिन फिर आप एक वहां पर जो उनका पावर स्टेशन है वो ब्लास्ट कर दे रहे हैं, आप उनके ऑयल डिपोज पर अटैक कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कोई पैटर्न, कोई प्लानिंग की ये अटैक अभी बढ़ेंगे, अभी कुछ दिन चलेंगे, क्या दिखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इजराइल के लिए ये शॉक का मैटर था जब 48 घंटे पहले यानी कि शुक्रवार को हूती विद्रोहियों की तरफ से उस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था जिसमें क्लस्टर बम रखे हुए थे। ये पहली बार हूती की तरफ से इस्तेमाल किया गया था। इससे पहले 2 बार हुए थे, जब मैं खुद इजराइल में मौजूद था और ईरान की तरफ से जो 12 दिन की जंग चल रही थी, तब ईरान ने 2 बार ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था जिसमें क्लस्टर म्यूनिशंस रखे हुए थे। तो वो काफी खतरनाक होते हैं और ये अलग बात है कि इजराइल के पास अपने एयर डिफेंस सिस्टम है। तो उसके बाद एक तरह की आप कह सकते हैं कि बहुत तेज रिएक्शन हुआ। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद वॉर रूम में बैठकर लाइव मॉनिटर कर रहे हैं कि यमन पर स्ट्राइक किया जाए, क्योंकि ये बात पब्लिक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। पब्लिक के लिए भी शुक्रवार को दिन, मैं आपको बताऊं, जब मैं लोगों से पूछता था इजराइल में कि कितना फर्क होता है, तो जब ईरान से हमले होते थे तब तो वो तुरंत बंकर में चले जाते थे, लेकिन हूती के हमले में वो सोचते थे कि कोई बात नहीं, हूती का मिसाइल आ रहा है, उसको इजराइल रोक लेगा। लेकिन पहली बार हूती ने बैलिस्टिक मिसाइल में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया, जो हवा में आसमान की ऊंचाई पर जाकर कई हिस्से में बट गया और कई जगह पर अलग अलग विस्फोट कर रही थी। तो उनको इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए थे इजरायली डिफेंस फोर्स, और इसीलिए उन्होंने ये तय किया कि हम यमन पर ये कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, ये जंग यहां नहीं रुकेगी, ये जंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि इजराइल ये कहेगा कि ये क्लस्टर म्यूनिशन वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये ईरान का मिसाइल है। ईरान अपने यहाँ से नहीं फेंका उसने, बल्कि उसने यमन के ग्राउंड का इस्तेमाल किया। लेकिन ईरान ने ये अटैक हम पर किया है। बस आपको रोक रही हूं क्योंकि आपने ये बता दिया और समझा दिया कि कैसे शुक्रवार को पहली बार हुती ने सीधा क्लस्टर बॉम्ब वॉरहेड के जरिए इजराइल को टारगेट किया था। लेकिन अब इजराइल ने कैसे हुती को टारगेट किया है उसको लेकर एक बड़ी खबर है, और इजराइल के 12 फाइटर जेट ने इन हमलों को अंजाम दिया है, जहां राष्ट्रपति भवन के साथ साथ ऑयल डिपो को टारगेट किया गया। इसी हमले में राष्ट्रपति भवन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 10 से ज्यादा ऑयल डिपो पर हमले को लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे साफ है कि किस तरीके से इजराइल ने इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सीधे हुती के
ऐसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया है जहां 12 फाइटर जेट्स के जरिए हुई इस एयर स्ट्राइक के बाद ही हमले की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स यानी राष्ट्रपति भवन में लगी आग की यह तस्वीर, साथ ही ऑयल डिपोज को भी किया गया है टारगेट। इन्हीं हमलों में राष्ट्रपति भवन को कैसे बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, 10 से ज्यादा ऑयल डिपो पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया। कुलकर्णी सर, कमिंग बैक टू यू, क्योंकि यह समझना जरूरी है कि किस तरीके से इजराइल स्ट्रैटेजिकली टारगेट कर रहा है। गाजा फ्रंट पर हमास के खात्मा की लड़ाई कई महीनों या सालों से जारी है, लेकिन पिछले ही साल हमने देखा था कि कैसे लेबनान फ्रंट पर हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए भी एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। क्या ये उसी स्तर पर अब इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दायरा क्या यमन में भी अब बढ़ सकता है हुती के खात्मे के लिए? देखिएगा सुंदर जी, मैं कहूँगा बहुत मुश्किल सवाल है ये। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिए कि गाजा पट्टी में इजराइल बैकफुट पर है। दुनिया इजराइल के बरखिलाफ कह रही है, फेमिन हो गया, बच्चों को मार दिया, ये हो गया, हिजबुल्लाह भी है। लेकिन यही एक ऐसा ऑपरेशन अभी जो इजराइल ने लिया है, अगर पूरी बिल्कुल कमर तोड़ सकते हैं अगले एक हफ्ते के अंदर, पूरा विश्व जो है सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि जितना भी शिपिंग था वो सारा का सारा साउथ अफ्रीका से होते हुए केप ऑफ गुड होप से जा रहा था, जिसके कारण की परेशानी हो रही थी पूरे विश्व को शिपिंग को लेकर के। लेकिन अगर हुदीज को कमर तोड़ सकती है इजराइल, तो मुझे लगता है पूरा विश्व इजराइल की तरफ और सहानुभूति से देखेगा कि ये जो कदम इजराइल ने उठाया है, इससे पूरे विश्व को फायदा हुआ है। क्या गाजा में सिर्फ इजराइल को फायदा हो रहा है, सदर्न लेबनान में इजराइल को फायदा हो रहा है, लेकिन यमन में हुदीज को बर्बाद करना पूरे विश्व को फायदा है। ये बहुत जरूरी है। ये रेड सी जो है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर के जो पूरे विश्व को परेशानी हो रही थी, और जिस प्रकार से ईरान ने मदद करने की कोशिश की, क्लस्टर बॉम्ब, ये क्लस्टर बॉम्ब है कि आप इंटरसेप्ट करें, लेकिन वो माइन बन जाते हैं जब वो जमीन पर आकर के गिरते हैं, और उसके बाद पूरा खतरा होता है जब तक कि सारे के सारे कच्चे ना हो जाए जमीन के ऊपर। और हजारों की तादाद में क्लस्टर बॉम्ब निकलते हैं उस बैलिस्टिक मिसाइल से। तो उससे बचने के लिए अब जिस प्रकार से हमला किया है, और अगले हफ्ते भर मुझे लगता है कम से कम 3-4 दिन तो कमर तोड़नी पड़ेगी। तो सर फिर तो जनरल कुलकर्णी, फिर तो इजराइल की सोच यही है कि बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करें, उसके तमाम जो क्लस्टर से जो बॉम्ब निकल रहे हैं उनको इंटरसेप्ट करें, उनको मारे। उससे अच्छा है कि जहां से बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है उसी को खत्म कर देते हैं, ना बांस बचेगा ना बांसुरी बचेगी, सीधी सी बात। देखिए एक और बड़ी खबर है, 2 बिजली घर पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। हमले से शहर की बिजली आपूर्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मैं यही तो पूछ रहा हूं, बिजली घर क्यों, ऑयल डिपोज क्यों? क्या इसके पीछे कोई पैटर्न है? बिजली घरों पर इजराइल ने स्ट्राइक की, वहां पर ऑयल डिपोज को निशाना बनाया, बिजली घरों पर प्रोफेसर भारद्वाज, आपके पास इसकी कोई थीसिस है क्या? मैं गौरव, बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंटरनल इश्यूज हैं और जिस तरीके से स्ट्राइक किया है, जो उनके लॉजिस्टिक्स हैं, लेकिन बड़ी बात मेरे को एक बात समझ में आती है कि जो हुती है, जो वहाँ की यमन की गवर्नमेंट है, उसको भी रिकॉग्नाइज नहीं करते, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करती है। ये एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है, और ये बेसिकली हुतीज यमन में माइनॉरिटी है। वो ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो सेपरेशन की बात करते हैं, और वो कभी भी यमन के गवर्नमेंट के साथ अलाइन नहीं करते। तो ये जो जिस तरीके से स्ट्राइक किया है, तो कहीं ऐसा मकसद इजराइल का नहीं है कि वहाँ का जो गवर्नमेंट है या राष्ट्रपति भवन है उसको डिस्टेबलाइज करना। मकसद है कि हुतीज को जो जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है, जो मिलिट्रीली सपोर्ट मिल रहा है, या बाकी जो फाइनेंशियल, चाहे वो ऑयल डिपो से मिल रहे हैं, बाकी उनके जो कब्जे में है, उनको कमजोर करना, ताकि हुती कमजोर हो। और जो एक थ्रेट है पूरे इस क्षेत्र में, रेड सी से लेके और जो इजराइल और अमेरिकन इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में, उनको जो सीधा सीधा हुती की तरफ से एक चैलेंज आ रहा है। सर एक और बड़ी खबर है, संजय सर रोकूंगी आपको, क्योंकि इजरायली हमले के बाद हुती ने भी अब धमकी दे दी है, हम इजराइल से हमले का बदला लेंगे और इजरायली हमलों से डरने वाले नहीं हैं, गाजा का समर्थन करते रहेंगे। देखिए गाजा के समर्थन की बात कही हुती ने और कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम इजराइल से हमले का बदला लेंगे। लेकिन इस बीच इजराइल ने 10 मिनट में यमन में तबाही मचा के रख दी। ये बड़ी जानकारी आई है। 50 से ज्यादा हुती के ठिकानों पर 10 मिनट में एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। 12 इजरायली फाइटर जेट ने कोहराम मचाया और 10 मिनट में हुती के ठिकानों को मलबे में तब्दील कर दिया। आग की लपटों में कैसे घिर गए हुती के ठिकाने, ये तस्वीरें। मात्र 10 मिनट में 12 इजरायली फाइटर जेट ने इतना कोहराम मचाया।
लेकिन गौरव, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे और सवाल कर रहे थे कि अब ये सिचुएशन किस लेवल तक इग्नाइट हो सकती है, ये खबर उस लिहाज से समझनी चाहिए जहां हुती ने भी अब चेतावनी दे दी है कि इन हमलों का भी वो बदला लेंगे। यानी अब इजराइल को हुती एक बार फिर से सीधे क्या टारगेट कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये तस्वीरें मोबाइल फोन से बनाई गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि लोग अपने घरों में किस कदर इस वक्त खौफ में रहे होंगे जब उनके घर के बगल में ये बम गिरा। ये सना की तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, 1 2 3 4 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग एंगल से लिए गए ये वीडियोस ये बताते हैं कि हूती के हमले के जवाब में इजराइल ने कितना बड़ा अटैक कर दिया है यमन की राजधानी सना में। और एक और बड़ी खबर है जहां इजरायली हमले के बाद हुती ने भी अब बदला लिया है, हमला किया है। बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट किया गया है। आयरन डोम ने मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया। बेन गुरियन हवाई अड्डे पर उड़ानें स्थगित, जिससे साफ है गौरव कि अब कैसे हुती ने भी इमीडिएटली रिएक्ट करते हुए सीधे टारगेट किया है। और इजराइल पर हमले को ही लेकर इस वक्त एक और बड़ी खबर है जहां बेन गुरियन हवाई अड्डे को टारगेट किया गया है और आयरन डोम ने मिसाइल को हवा में तबाह कर दिया है।